कुलदीप पाटिल साहब, ये भी मैं समझना चाह रहा हूँ, ये कानून की बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई राम माधव जी से भी तो पूछ लो कि इसमें क्या सच्चाई है। कुलदीप पाटिल साहब, ये किस तरफ जा रहा है, ये कहां मोदी जी किन इश्यूज पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आनंद जी, मुझे माफ करेंगे, आप जानते हैं कि मोदी जी हार्ड कोर संघी है। साम दाम दंड भेद ये सब उनको मालूम है, और उनके गाइड करने वाले भी वैसे ही है। अभी आपने माधवन की बात करी, वो तो संघ की साधन सूचिता है, तो उनके बारे में कौन कौन कुछ एक्सेप्ट करेगा। मैं तो आपके माध्यम से, ठीक है आपका विषय आज का जो है, लेकिन मैं थोड़ा हटके बात कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। आज तक हजारों साल तो यहां हिंदू राष्ट्र ही है ना, सभी की पोजीशंस पर हिंदू ही है, आज भी है। तो ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू शब्द कहां से लाया? ना कहीं गीता ने दिया, ना वेद ने दिया, ना उपनिषद ने दिया, किसने दिया ये? तो ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण धर्म। मैं आपके माध्यम से सभी ब्राह्मणों को विनती करता हूं कि आज तक आप सत्ता में थे, आप आज देखो, आज सत्य हिंदी 4 PM, आप ऐसे थोड़े लोग हैं जो देश को जागरूक कर रहे हैं, और चंद चंद लोग हैं। तो आज तक जो हिंदू राष्ट्र है, ब्राह्मण धर्म है, यहां देश का विकास हुआ क्या? हुआ नहीं, और कभी होगा भी नहीं। तो इसीलिए ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी मैं थोड़ा जुडिशरी की बात करता हूं कि यूपीए के जमाने में जुडिशरी में 56 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए थे, और इनके भी कार्यकाल में अभी इतने हुए 55 है। लेकिन यूपीए के जमाने में 6 जजेस वेयर हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संविधान के सिवाय कुछ नहीं, और बाकी ज्यादातर लोग न्यूट्रल थे। आज कोलिजियम के मेहरबानी से हो या इत्तेफाक से हो, 9 जजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पक्के हैं, लेकिन बाकी सब बचे हुए जजेस है वो कमिटेड है, दे आर कमिटेड टू गो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर रेडी टू ओवरथ्रो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्लान। सो जुडिशरी इज बीइंग पैक्ड टू ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग क्या है? यदि 2024 में इनको मेजोरिटी आती है, और आप जो कहते हैं ये साम दाम दंड भेद से लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं सत्ता, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में, डिक्लेयर करने में तो सिर्फ जुडिशरी का एक रोड़ा हो सकता है, तो वो तो हो ही नहीं जा सकता। अभी फॉर्चुनेटली अभी हमारे जो चीफ जस्टिस है, हम उनको बचपन से जानते हैं, उनके पिताजी भी हम जानते हैं, वो जो आज काम कर रहे हैं वो तो 2024 में जाएंगे। जो भी कोई आने वाले हैं, और उनको कौन सा प्रेशर आता है, क्या आता है, क्या मालूम नहीं। तो दो चीजें हैं, यदि संविधान पर इनका, संसद पर इनका कब्जा होता है, तो जुडिशरी पर इनका कब्जा ऑलरेडी हुआ है, और तो फिर उनका जो ध्येय था 2025 में हिंदू राष्ट्र के बनाने का, वो तो सफल हो गया। तो आज जो आपके माध्यम से मैं सभी अपोजिशन को पहले भी बोला कि भाई थोड़ा जेल को डरना छोड़ो, और मरने का भी डर छोड़ो, क्योंकि ऐसा जिंदा रहने में भी क्या है? यदि तुम हमेशा जेल में रहने की तैयारी हो रही है तुम्हारी जेल में, हमारे महाराष्ट्र में तो अभी देखो नए जेल बन रहे हैं। आज हमारे जेल सब ओवरफुल है, और सब शिक्षा का प्रावधान, मुझे सरकारी स्कूल बंद है, प्राइवेट में बच्चे गरीबों को नहीं जा सकते। दूसरी बात, रोजगार नहीं है, महंगाई है, तो लोगों को चारा क्या है? तो ये वो जेल में जा रहे हैं। तो आज परिस्थिति ऐसी है, जैसे कि आसाम में नए नए जेल बनाए थे, आज भी यहाँ ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप कहते हो ठीक है, वो सभी अपोजिशन को लेंगे, लेकिन अपोजिशन के लीडर भी होशियारी से काम कर सकते हैं ना, पीछे रहो। जैसे हमारे घर में ईडी आएंगी तो 10-5 पायजामा सेट के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लोग बहुत है देश में, उनके सहारे भी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। जो आज तक सत्ता में थे, उनके कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फाइल इस मोदी के पास होंगे ही।
तो ये फाइल से डरने के बजाय मार्ग निकाल सकते हैं। आज हमारी आधी गर्दन कटी हुई है, बची हुई गर्दन बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और आप लोग बड़े डट से ये सब निभा रहे हैं। मैंने अभी तीनों ये सोशल मीडिया का नाम लिया, और ये जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी ताकत कितनी है और इनके फॉलोइंग कितने हैं? ये बहुत कम फॉलोइंग है, और जो मेन मीडिया है वो तो कब से उनके कब्जे में है। यानी जो भी की इंस्टीट्यूशंस है वो सब उनके मोदी के कब्जे में है, सभी संवैधानिक संस्थाएं मोदी के कब्जे में है। और मैंने अभी जुडिशरी की बात करी, ये गोपाल मेनन करके, मोहन गोपाल करके, हमारी बंगलोर यूनिवर्सिटी लॉ की पहली बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी, जिसके संस्थापक मेनन थे, माधव मेनन। तो उन्होंने ये संशोधन करके जजेस के आइडियोलॉजी का एनालिसिस किया है। ओ अभी प्रशांत भूषण ने जो एक आधे महीने पहले जो सेशन लिया था, कुछ डिस्कशन लिया था, उसमें उन्होंने ये आंकड़ेवारी दी है कि भाई जुडिशरी तो ऑलरेडी पैक हो गई है। एक बार जुडिशरी पैक होती है तो आपने कहा अभी लोग बूथ पर जाने को डरते हैं, क्योंकि इनके बूथ पर 25 लोग हैं और अपोजिशन के बूथ पर लोग ही नहीं है। एक बूथ 25 यूथ, ये तो हो गया, लेकिन हर पन्ने को एक 2-4 बच्चे दिए हैं, और उनके आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है कि आज सबकी एम्प्लॉयमेंट बीजेपी के प्रचार में है और वो लोग पैसे देते हैं। तो ऐसे माहौल में अपोजिशन को डराना ये तो आम बात है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन भी इतने कच्चे लोग नहीं है, तो भी ये सब हो सकता है। जो अभी जुडिशरी का एक रोड़ा था, वो भी ये जो फिगर्स आए उसके मतलब मुताबिक ऐसा लगता है कि जजेस भी आजकल कमिटेड हो गए हैं। उपनिषद की वेद की बात करते हैं वो। मैं जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तब मैं कहा था कि राम जन्म कैसा तय करेंगे, तो उन्होंने वाया मीडिया निकाला कि सब लोग कहते हैं तो हम भी कहते हैं यही राम जन्म है। तो जो बात को डिसाइड नहीं कर सकता वो डिसाइड हुई ना। ज्ञान वापसी है, न्यायमूर्ति लोहिया की केस है, ये सब जब देखेंगे हम, तो जुडिशरी ने 2014 के बाद, मई के बाद किया क्या, मई के बाद, तो हमें श्वास रोक के अभी देखना है हम 2024 के बाद जिंदा रहते हैं या हमारी डेमोक्रेसी और हमारा सब स्वातंत्र जो है आजकल बहुत थोड़ा है। क्योंकि एक एक लफ्ज मैं अभी बोलता हूं तो डरता हूं। कई केसेस मेरे सामने मेरे खिलाफ पेंडिंग है। तो इसलिए ये आप जो ने कहा कि अपोजिशन को अंदर डालेंगे, अभी देखो अपोजिशन की बात ऐसी है ना कि अभी केजरीवाल जो इन लोगों ने जो वादे किए लोगों को वो निभाए नहीं। अभी आज एक डिस्कशन था कि उनके कोठी का जो पुनर्निर्माण किया तो उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए। वो तो क्या बोलते थे, मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मैं मेरे घर में रहूंगा। यदि वो वैसा रहते तो बहुत अच्छा होता, वैसा करते तो बहुत अच्छा होता। यानी ये एक सत्ता का ऐसा लालच है कि जहां आदमी जाकर गलती करता ही करता है और फिर फाइलें बनती है। मुझे आपके माध्यम से तो मैं सभी ब्राह्मणों को भी विनती करूंगा कि देश का हालत हिटलर मुसोलिनी से भी ज्यादा खराब आज है, क्योंकि उन्होंने 2-4 पीढ़ियां बर्बाद करी, लेकिन उनके देश आज टॉप पर है। और हम हजारों साल के विश्व गुरु की बात करते हैं, और हमने तो कभी विश्व गुरु नहीं, हमने सबको आज तक रोटी भी नहीं खिलाई है। तो हम सब मिलके जी आप कंप्लीट करिए, साहब कंप्लीट करिए आप। हो गया। तो हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात, यानी हम सबका खात्मा है, विचार स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र सबका। थोड़ा सा जज साहब, मेरा थोड़ा विभिन्न राय है। वो जो घर वाला मामला है 45 करोड़ का, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, आदमी को सादगी से रहना चाहिए। उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था, उनके घर पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन वो घर तो सरकारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मामला उठा के, अगर ये मामला उठ रहा है तो 8,000 करोड़ रुपए का जो जहाज खरीदे हैं वो मामला क्यों नहीं उठेगा? नहीं, उनकी तो बात ही नहीं,
नहीं नहीं, मैं इसलिए जज साहब ये बोल रहा हूं, ये बीजेपी की चाल रहती है हरदम। बीजेपी क्या करती है कि आपको उलझाएगी इसमें। अब मतलब 45 करोड़ रुपए का उन्होंने किया, नहीं करना चाहिए था वो दिल्ली की जनता, लेकिन फिर अगर इसको उठा रहे हो तो 8,000 करोड़ भी तो उठाओ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं क्या कहता हूं, आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, जी सत्ताधारी की बात ही नहीं हो रही। भारत में जितना करप्शन 70 साल में नहीं हुआ, उतना करप्शन आज हो रहा है। अभी 40% की बात तो कर्नाटक में हो रही है। खुल्लम खुल्ले हम जब चलते थे पैदल तो 40% का सीएम ऐसे बोर्ड लगे थे। जी तो मेरा कहना है कि हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जो पावर में है उनके लिए तो कोई बोले नहीं रहा कि उनका करप्शन क्या है, राफेल क्या था, पुलवामा क्या है, बालाकोट क्या है। जब हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, जब मोदी जी कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो वो देशद्रोह है। वही देशद्रोह है कि तुम जी राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमें सब अपोजिशन को खत्म करना है। वो बिहार में जाके बोले उनके प्रेसिडेंट। तो ये जो कल्चर आया है, ये कल्चर तो क्या लोकशाही के लिए अच्छा थोड़ा है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा थोड़ा है। एक बात, एक तो ये बात कह दी। दूसरा मैं एक चीज कुलदीप पाटिल साहब आपसे, जो हमारे प्रदीप चौहान साहब कह रहे थे, उनका कहना है कि कर्नाटक चुनाव में अगर कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाई तो शायद ब्रेक लगे। मैं इससे उल्टा सोचता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, अगर अगर बीजेपी कर्नाटका ठीक से हार गई तो जैसे अभी ये अजीब ढंग से हरकतें कर रहे हैं, तो ये जोक मालूम नहीं और कौन कौन से सुनाने लगेंगे। ये तो बिल्कुल उस समय अगले 2024 के इलेक्शन तक क्या करें। आपको क्या लगता है, ये थोड़ा गंभीर होंगे कि ये और उन्मुक्त होकर अजीब अजीब हरकतें करने लगेंगे? मुझे जो अमेरिका में ट्रम्प का हुआ वही डर है यहाँ। 2024 का भी है और राज्यों के इलेक्शन में भी डर है, क्योंकि ये लोग सब, इनका हिस्ट्री देखो ना, तो इनकी जब हिस्ट्री देखेंगे तो ये कभी सीधे चले ही नहीं और कभी सच बोले ही नहीं। और हमारी हजारों साल की जो परंपरा है काल्पनिक दुनिया में हमको ले जाना, वो भी सरासर झूठ ही बोलते हैं ना रात दिन। तो ये सब झूठ बोलने का जो हमारे यहाँ एक आम बात है, इसीलिए मैं थोड़ा इनसे डरता हूं। ना मुझे इनके इलेक्शन प्रोसीजर पर भरोसा है, ना इनके नियत पर भरोसा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैंने अभ्यास किया है हमारे रूलिंग क्लास का, वो इतना खतरनाक है कि वो खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे। देश की उनको परवाह नहीं, प्रजातंत्र की परवाह नहीं, संविधान की परवाह नहीं। और जब ये सब मिलते हैं, यानी उनके माइंड, बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वो इतने जहरीले हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। मैंने जो कहा शुरुआत में कि साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और कर्नाटक का इलेक्शन, आप सब लोग जो बोलते हैं कि वो तो एक डोर ओपन होगा 2024 के लिए, मैं नहीं मानता। मैं जब तक 2024 में ये घर जाते नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा।